Hello dear students, I am Bhavesh sir. I welcome you all on my online teaching platform MET classes. So students, in this lecture we will study geometrical meaning of angular momentum. Okay, so this is a class 11th physics topic and it comes in a chapter system of particles and rotational motion. ठीक है, तो ये चैप्टर ऑलरेडी हम स्टडी करते हुए आ रहे हैं। इसके लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं सारे जो लेक्चर्स हैं। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज इस लेक्चर में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस consider a particle of mass m। ठीक है, of mass m doing rotational motion about z एक्सिस। ओके, तो जो हमारा पार्टिकल है m मास का पार्टिकल है और ये किस में है, m मास का पार्टिकल xy प्लेन में है। तो xy प्लेन में m मास का पार्टिकल है और ये रोटेशनल मोशन कर रहा है अबाउट z एक्सिस। ओके, सो एट टाइम t पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज आर वेक्टर। जो उसका पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर वेक्टर है। ओके, एंड एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, तो हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं एक्सिस पे। तो देखो आप सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं, मान लो ये पोजीशन है उसकी पी पर है वो पार्टिकल, एम मास का पार्टिकल। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर बनाया हमने। पोजीशन वेक्टर को किससे दिया है, आर वेक्टर से। सो दिस इज आर वेक्टर। ये हो गया अपना टी टाइम पर। ठीक है, अब टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर ये मान लो क्यू पर आ गया, तो टाइम अपना हो गया टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर इसका बना लेते हैं क्यू पर। तो क्यू पर पोजीशन वेक्टर बनाया इस तरीके से, ये पोजीशन वेक्टर बनाया। ठीक है, और ये कितना है, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, अब डेल्टा टी टाइम इंटरवल में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट of a particle in time interval डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में इसका डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा बनेगा, अपना पी से लेके क्यू तक का। ठीक है, पी से लेके क्यू तक उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितने में, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, जो कंटिन्यूस आर्म है उनका सम करते हैं। तो कंटिन्यूस आर्म क्या है इसमें, ओ पी एंड पी क्यू। तो देखो ट्राइंगल लॉ लगा रहा हूँ मैं, तो ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर। ठीक है, तो कंटिन्यूस आर्म में उनका तो सम करना है और किसके बराबर करना है, जो अपोजिट आर्म है। तो अपोजिट कौन है, ओ क्यू वैक्टर। तो ये आ जाएगा ओ क्यू वैक्टर। ठीक है, यहाँ से हमें पता करना है कि पी क्यू वैक्टर कितना है। तो पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर। ओ क्यू वैक्टर देख लो आप कितना है, ओ क्यू वैक्टर है आपका आर वैक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर एंड माइनस ओ पी वेक्टर है आर वेक्टर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल्टा आर वेक्टर। तो ये डेल्टा आर वेक्टर आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लेते हैं
let velocity of a particle, let velocity of a particle, velocity of a particle in time interval, velocity of a particle in time interval delta t, delta t is v वेक्टर। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर v वेक्टर थी तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हो कितना, डेल्टा आर वेक्टर है, तो ये क्या आ जाएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा आर वेक्टर हम निकालें तो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v वेक्टर एंड डेल्टा टी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने जो डायग्राम हमने बनाया हुआ है, इसमें जो पी क्यू वैक्टर है जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसके पैरेलल एक ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्यू डैश। ठीक है, और इसको कनेक्ट करते हैं, इस तरह से कनेक्ट करा तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम क्या बनेगा, ओ पी क्यू क्यू डैश। दिख रहा है आपको, एक पैरेललोग्राम बनेगा ओ पी क्यू क्यू डैश। तो हम ये लिखें कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ पी क्यू क्यू डैश। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या बना अपना, ओ पी क्यू क्यू डैश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर। तो ये अपने पास एरिया क्या आ जाएगा इसका, आर वेक्टर क्रॉस इंटू डेल्टा आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम निकालें कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो आप ओ पी क्यू, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसके एरिया की बात कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो यहाँ लिखते हैं अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, तो ये होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट करो, बेस कितना जाएगा, ओ पी इंटू पी क्यू। ठीक है, तो ओ पी वैक्टर इंटू पी क्यू वैक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया को तो हमने कर दिया डेल्टा ए वेक्टर। ठीक है, ये एरिया हो गया, 1/2 हो गया यहाँ पर। देन ओ पी वैक्टर कितना है आपका, आर वेक्टर है, इंटू ये क्या जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, अब ये जो आया आपका एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अलोंग द जेड एक्सिस होगी। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अलोंग द जेड एक्सिस होगी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अपन, डायरेक्शन निकालेंगे बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से हम ये डायरेक्शन निकालेंगे। राइट हैंड थंब रूल मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप एक बार वहाँ पे विजिट कर लेना, उन लेक्चर्स को देख लेना, तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा रूल का। ठीक है, तो जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वहाँ कहाँ पे होगी, वो अलोंग द जेड एक्सिस होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए अपन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करो, तो ये आ जाएगा 1/2 आर वेक्टर इंटू फर्स्ट से आप रखो तो ये आएगा वी वेक्टर इंटू डेल्टा टी। ओके, नाउ देखो लीनियर मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी वेक्टर। तो यहाँ से वी वेक्टर आपके पास कितना जाएगा, पी वेक्टर डिवाइड बाय एम। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर अब पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो डेल्टा ए वेक्टर, तो डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 आर वेक्टर, और वी वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है। तो वी वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास, पी वेक्टर डिवाइड बाय एम और इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2m, 2m को इधर ले लो और ये कर दो डेल्टा ए वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, इस तरह से अरेंज कर लो इक्वेशन को, और इस साइड आपके पास बचेगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो अब आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्या होता है, आर क्रॉस पी वेक्टर होगा आपका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला हमारा मिल जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 2m इंटू डेल्टा ए वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमें मिला, एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, डेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू मास ऑफ अ पार्टिकल इंटू दिस क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटी होती है डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है इसको, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी मतलब होता है कि एरिया स्विफ्ट इन अ पर यूनिट टाइम।
एरियल वेलोसिटी क्या होता है, एरिया स्विफ्ट इन अ पर यूनिट टाइम। जैसे हमारा डायग्राम देखें आप, तो इस डायग्राम में जो ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर जितना एरिया स्विफ्ट कर रहा है पर यूनिट टाइम में, वो कहलाता है एरियल वेलोसिटी। क्या कहलाता है, एरियल वेलोसिटी। तो इसलिए जो एंगुलर मोमेंटम हमने फाइंड आउट करा है, दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू मास ऑफ अ पार्टिकल इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। तो इसमें आप देखें तो एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल के मास पर तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ साथ किस पर डिपेंड कर रहा है, एरियल वेलोसिटी पर भी। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको एरियल वेलोसिटी क्या होता है। सो दिस इज अ डेरिवेशन फॉर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब इसी से ही हम केपलर्स लॉ भी स्टडी कर सकते हैं, तो हम वो भी टॉपिक कर लेते हैं यहीं पर ही। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं केपलर लॉ होता क्या है। तो केपलर लॉ में क्या होता है कि देखो, तो सन के अराउंड जो प्लेनेट रिवॉल्व होते हैं वो इलेप्टिकल कर्व में रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मान लो ये सन है और कोई प्लेनेट था यहाँ पर पी पॉइंट पे। ठीक है, और डेल्टा टी टाइम इंटरवल पे वो आ गया क्यू पॉइंट पे। ठीक है, प्लेनेट जो था वो पहले, तो आप इसको कनेक्ट कर लो, तो पहले पी पॉइंट पर था और डेल्टा टी टाइम इंटरवल में वो आ गया क्यू पॉइंट पर। तो जो ये जो लाइन जो कनेक्ट कर रही है, इस लाइन ने कितना एरिया शिफ्ट करा है यहाँ पर, दिस एरिया, ये एरिया शिफ्ट करा डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। ठीक है, इसी तरह से हम कोई दूसरी पोजीशन ले लेते हैं प्लेनेट की, मान लो पी क्यू आपने यहाँ पर ले लिया, इसको आर ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं टी ले लेते हैं। ठीक है, अब दोबारा जो टाइम इंटरवल है वो सेम है, टाइम इंटरवल क्या है, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये एरिया शिफ्ट करा। तो केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द एरिया स्विफ्ट, ठीक है, द एरिया स्विफ्ट इन अ सेम टाइम इंटरवल विल बी सेम, यानी डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जितना एरिया यहाँ पर स्विफ्ट हुआ है उतना ही एरिया डेल्टा टी टाइम इंटरवल में यहाँ पर भी स्विफ्ट होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर द सेम टाइम इंटरवल, फॉर द सेम टाइम इंटरवल, for the same time interval delta t, area swift, area swift, ये वाला एरिया ले लेते हैं पी एस क्यू, पी एस क्यू इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू एरिया स्विफ्ट, एरिया स्विफ्ट आर एस टी, आर एस टी। ठीक है, तो ये तो होता है केपलर्स लॉ। ठीक है, अब देखो जब भी प्लेनेट्स रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन, ठीक है, जब भी प्लेनेट रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन, तो उन पर जो फोर्स लगता है वो होता है सेंट्रिपिटल फोर्स। और वो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, और उस सेंट्रिपिटल फोर्स की जो फुलफिलमेंट है वो कौन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, उन पर जो फोर्स होता है वो सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में होता है और एंगुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। ठीक है, तो देखो जो टॉर्क होती है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ और थीटा। ये मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां पर विजिट करना, वहां देख लेना कि फोर्स के अपन दो कंपोनेंट बनाते हैं, रेडियल कंपोनेंट और एंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को अपन स्टडी करें फॉर द प्लेनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो उसके केस में जो एंगुलर कंपोनेंट है फोर्स का वो क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो होने की वजह से जो टॉर्क है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है वो है dl बाई dt। ठीक है, अब इस केस में जो टॉर्क है वो जीरो है, तो टॉर्क जीरो है तो dl बाई dt भी जीरो होगा। dl बाई dt अगर जीरो कब हो सकता है, dl बाई dt जीरो हो सकता है जबकि जो l वेक्टर है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, एंगुलर मोमेंटम क्या हो, कांस्टेंट हो। अब एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला हमने निकाला है वो क्या है, 2m, और यहां पर हमने क्या निकाला है, ये तो हो गया 2m। ठीक है, और फॉर्मूला अपना है डेल्टा ए वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, और इज इक्वल टू ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो यहां से जो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी है वो भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह से वी कैन प्रूव अ केपलर्स लॉ बाय यूजिंग द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट रिजॉल्व करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।